नमस्कार दोस्तों, मैं साक्षी सिंह लेकर आई हूँ धर्मवीर भारती द्वारा रचित उपन्यास गुनाहों का देवता भाग 13। चूँकि बारात में कुल 8 ही लोग थे, अतः घर की और माथुर साहब की 2 ही कारों से काम चल गया। जब ये लोग आए तो नाश्ते का सामान तैयार था और चंदर चुपचाप बैठा था। उसने फौरन सबका सामान लगवाया और सामान रखवाकर वह जा ही रहा था कि कैलाश ने पीछे से कंधे पर हाथ रखकर उसे पीछे घुमा लिया और गले लगकर बोला, कहाँ चले कपूर साहब? नमस्ते, चलो पहले नाश्ता करो। और खींचकर वह चंदर को ले गया, अपने बगल की मेज पर बिठाकर उसकी चाय अपने हाथ से बनाई और बोला, कुछ नाराज़ थे क्या कपूर? खत का जवाब क्यों नहीं देते थे? हम तो बराबर खत का जवाब देते रहे यार, कपूर चाय पीते हुए बोला। अच्छा, तो हम घूमते रहे इधर उधर, खत गड़बड़ हो गए होंगे। लो समोसा खाओ, कैलाश ने कहा। चंदर ने सिर हिलाया तो बोला, अरे वाह, शादी तुम्हारी नहीं हो रही है, हमारी हो रही है, समझे? तुम क्यों तकल्लुफ़ कर रहे हो? अच्छा कपूर, काम तो तुम ही पर होगा ना सब? हाँ, कपूर बोला। बड़ा अफसोस है यार, जब हम लोग पहली दफ़ा मिले थे तो यह नहीं मालूम था कि तुम और डॉक्टर साहब इतना अच्छा इनाम दोगे अपने को बचाने का। हमारे लायक कोई काम हो तो बताओ, आपकी दुआ है। चंदर ने सिर झुकाकर कहा और सभी हंस पड़े। इतने में शंकर बाबू डॉक्टर साहब के साथ आए और सब लोग चुप हो गए। दिन भर के व्यवहार से चंदर ने देखा कि कैलाश भी उतना ही अच्छा हंसमुख और शालीन है जितने शंकर बाबू थे। वह उसे राजनीतिक क्षेत्र में जितना फौलादी लगा था, घरेलू जिंदगी में उतना ही अच्छा था। चंदर का मन खुशी से नाच उठा। सुधा की ओर से वह थोड़ा निश्चिंत हो गया। अब सुधा निभा ले जाएगी। वह मौका निकालकर घर में गया, देखा सुधा को औरतें घेरे हुए बैठी हैं और महावर लगा रही हैं। विनती कनस्टर में से घी निकाल रही थी। चंदर गया और विनती की चोटी घसीट कर बोला, ओ गिलहरी, घी पी रही है क्या? विनती ने दंग होकर चंदर की ओर देखा। आज तक कभी अच्छे भले में तो चंदर ने उसे ऐसे नहीं चिढ़ाया था। आज क्या हो गया? आज जबकि पिछले 15 रोज से चंदर के होठ मुस्कुराना भूल गए हैं। आंखें फाड़ कर क्या देख रही है? कैलाश बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा। अब सुधा बहुत सुखी रहेगी। कितना अच्छा होगा ना विनती? हंसती क्यों नहीं गिलहरी? और चंदर ने विनती की बाह में चुटकी काट ली। अच्छा, हमें दीदी समझाए क्या? अभी बताती हूँ। और घी भरे हाथ से चंदर की बाह पकड़कर विनती ने जोर से घुमा दी। चंदर ने अपने को छुड़ाया और विनती को चपत मारकर गुनगुनाता हुआ चला गया। विनती ने कनस्तर के मुंह पर लगा घी पोंछा और मन में बोली, देवता और किसे कहते हैं? शाम को बारात चढ़ी। सादी सी बारात, सिर्फ एक बैंड था। कैलाश ने शेरवानी और पायजामा पहना था और टोपी। सिर्फ एक माला गले में पड़ी थी और हाथ में कंगन बंधा था। मोर पीछे किसी आदमी के हाथ में था। जयमाला की रस्म होने वाली थी, लेकिन बुआ जी ने स्पष्ट कर दिया कि हमारी लड़की कोई ऐसी वैसी नहीं है कि ब्याह के पहले भरी बारात में मुंह खोलकर माला पहनाए। लेकिन घूंघट के मामले पर सुधा ने दृढ़ता से मना किया था। वह घूंघट बिल्कुल नहीं करेगी। अंत में पापा उसे लेकर मंडप में आए। घर का काम काज निपट गया था। सभी लोग आंगन में बैठे थे। कामिनी, प्रभा, लीला सभी थी। एक और बाराती बैठे थे। सुधा शांत थी, लेकिन उसका मुंह ग्रहण के चंद्रमा की तरह निस्तेज था। मंडप का एक बल्ब खराब हो गया था और चंदर सामने खड़ा उसे बदल रहा था। सुधा ने जाते जाते चंदर को देखा और आंसू पोंछकर मुस्कुराने लगी और मुस्कुराकर फिर आंसू पोंछने लगी। कामिनी, प्रभा, लीला तमाम लड़कियां कैलाश पर फप्तियां कस रही थीं। सुधा सिर झुकाए बैठी थी। पापा से उसने कहा, विनती को हमारे पास भेज दो। विनती आकर सुधा के पीछे बैठ गई। कैलाश ने आंख के इशारे से चंदर को बुलाया। चंदर जाकर पीछे बैठा तो कैलाश ने कहा, यार, यहाँ जो लोग खड़े हैं इनका परिचय तो बता दो चुपके से। चंदर ने सभी का परिचय बताया।
कामिनी, प्रभा, लीला सभी के बारे में जब चंदर बता रहा था तो विनती बोली, बड़े लालची मालूम देते हैं आप, एक से संतोष नहीं है क्या? वाह रे जीजा जी। कैलाश ने मुस्कुराकर चंदर से पूछा, इसका ब्याह तय हुआ कि नहीं? हो गया, चंदर ने कहा। तभी बोलने का अभ्यास कर रही है, मंडप में भी इसीलिए बैठी है क्या? कैलाश ने कहा और विनती छिप गई और उठकर चली गई। संस्कार शुरू हुआ। कैलाश के हाथ में नारियल और उसकी मुट्ठी पर सुधा के दोनों हाथ। सुधा चुप थी, इतनी चुप कि लगता था उसके होठों ने कभी बोलना जाना ही नहीं। संस्कार के दौरान ही पारस्परिक वचन का समय आया। कैलाश ने सभी प्रतिज्ञाएं स्वयं कही। शंकर बाबू ने कहा, लड़की भी शिक्षित है और उसे स्वयं भी वचन करने होंगे। सुधा ने सिर हिला दिया। एक असंतोष की लहर सी बारातियों में फैल गई। चंदर ने विनती को बुलाया, उसके कान में कहा, जाकर सुधा से कह दो कि पागलपन नहीं करते, इससे क्या फ़ायदा? विनती ने जाकर बहुत धीरे से सुधा के कान में कहा। सुधा ने सिर उठाकर देखा तो सामने बरामदे की सीढ़ियों पर चंदर बैठा हुआ बड़ा चिंतित सा, कभी शंकर बाबू की ओर देखता और कभी सुधा की ओर। सुधा से उसकी निगाह मिली और वह सिहर सा उठा। सुधा क्षण भर उसकी ओर देखती रही। चंदर ने जाने क्या कहा और सुधा ने आंखों ही आंखों में से क्या जवाब दे दिया। उसके बाद सुधा नीचे रखे हुए पूजा के नारियल पर लगे हुए सिंदूर को देखती रही, फिर एक बार की चंदर की ओर देखा। विचित्र सी वह थी, वह निगाह जिसमें कातरता नहीं थी, करुणा नहीं थी, आंसू नहीं थे, कमजोरी नहीं थी, था एक गंभीरतम विश्वास, एक उपमाहीन स्नेह, एक संपूर्णतम समर्पण। लगा जैसे वह कह रही हो, सचमुच तुम कह रहे हो? फिर सोच लो चंदर, इतने दृढ़ हो, इतने कठोर हो, मुझसे मुँह से क्यों कहलवाना चाहते हो? क्या सारा सुख लूट कर थोड़ी सी आत्मवंचना भी मेरे पास नहीं छोड़ोगे? अच्छा लो मेरे देवता। और उसने हार कर सिसकियों से सने स्वरों में अपने को कैलाश को समर्पित कर दिया। प्रतिज्ञाएं दोहरा दी और उसके बाद साड़ी का एक छोर खींचकर नथ की डोरी ठीक करने के बहाने आंसू पोंछ लिए। चंदर ने एक गहरी सांस ली और बगल में बैठी हुई बुआ जी से कहा, बुआ जी अब तो बैठा नहीं जाता, आंखों में जैसे किसी ने मिर्च भर दी हो। जाओ जाओ सोए रहो, ऊपर खाट बिछी है, कल सुबह 10 बजे विदा करे को है, कुछ खाए पियो न तो पड़े रहबो, बुआ ने बड़े स्नेह से कहा। चंदर ऊपर गया तो एक खाट पर विनती आंधी पड़ी सिसक रही थी। विनती विनती, उसने विनती को पकड़कर हिलाया। विनती फूट फूट कर रो पड़ी। उठ पगली, हमें तो समझाती है और खुद अपने आप पागलपन कर रही है, चंदर ने रूंधे गले से कहा। विनती उठकर एकदम चंदर की गोद में समा गई और दर्दनाक स्वर में बोली, हाय चंदर, अब क्या होगा? चंदर की आंखों में आंसू आ गए। वह फूट पड़ा और विनती को एक डूबते हुए सहारे की तरह पकड़कर उसकी मांग पर मुंह रखकर फूट फूट कर रो पड़ा। लेकिन फिर भी संभल गया और विनती का माथा सहलाते हुए और अपनी सिसकियों से रोकते हुए कहा, रो मत पगली। धीरे धीरे विनती चुप हुई और खाट के पास नीचे छत पर बैठ गई और चंदर के घुटनों पर हाथ रखकर बोली, चंदर तुम आना मत छोड़ना, तुम इसी तरह आते रहना जब तक दीदी ससुराल से न लौट आए। अच्छा, चंदर ने विनती की पीठ पर हाथ रखकर कहा, घबराते नहीं, तुम तो बहादुर लड़की हो ना, सब चीज़ बहादुरी से सहना चाहिए। कैसी दीदी की बहन हो, क्यों? विनती उठकर नीचे चली गई। चंदर लेटा रहा। उसके पोर पोर में दर्द हो रहा था, नस नस को जैसे कोई तोड़ रहा हो, खींच रहा हो। हड्डियों के रेसे रेसे में थकान मिल गई थी, लेकिन उसे नींद नहीं आई। आंगन में पुरोहित जी के मंत्र पाठ का स्वर और बीच बीच में आने वाले किसी बाराती या औरतों की आवाज़ें उसके मन को अस्त व्यस्त कर देती थी। उसकी थकान और उसकी अशांति ही उसको बार बार झटके से जगा देती थी।
वह करवट बदलता, कभी ऊपर देखता, कभी आंखें बंद कर लेता कि शायद नींद आ जाए, लेकिन नींद नहीं आई। धीरे धीरे नीचे का आरव भी शांत हो गया। संस्कार भी समाप्त हुए। बाराती उठकर चलने लगे और वह आवाज़ों से यह पहचानने की कोशिश करने लगा कि अब कौन क्या कर रहा है। धीरे धीरे सब शोर शांत हो गया। चंदर ने फिर करवट बदली और आंखें बंद कर ली। धीरे धीरे एक कोहरा सा उसके मन पर छा गया। वह इतना जागा कि अब अगर वह आंखें भी बंद करता तो जैसे पलकें पुतलियों से छा जाती और एक बहुत कड़वा दर्द होने लगा था। जैसे तैसे उसकी थोड़ी सी आंख लगी कि किसी ने सहसा जगा दी। पलक बंद करने में जितना दर्द हुआ था उतना ही पलकें खोलने में। उसने पलकें खोली, देखा सामने सुधा खड़ी थी। मांग और माथे में सिंदूर, कलाई में कंगन, हाथ में अंगूठियां, कड़े, चूड़े, गले में गहने, बड़ी सी नथुनी डोरे के सहारे कान में बंधी हुई। आंखें जिनमें भादों की घटाओं की गरज खामोश हो रही बरसात सी हो गई थी। वह क्षण भर पैताने खड़ी रही। चंदर उठकर बैठ गया। उसका दिल इस तरह धड़क रहा था जैसे किसी के सामने भाग का रूठा हुआ देवता खड़ा हो। सुधा कुछ बोली नहीं। उसने दोनों हाथ जोड़े और झुककर चंदर के पैरों पर माथा टेक दिया। चंदर ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, ईश्वर तुम्हारा सुहाग अटल करे। तुम बहुत महान हो। मुझे तुम पर आज से गर्व है। आज तक तुम जो कुछ थी उससे कहीं ज्यादा हो मेरे लिए सुधा। सुधा कुछ बोली नहीं। आंचल से आंसू पोंछती हुई पायताने जमीन पर बैठ गई और अपने गले से एक बेल का हार उतारा, उसे तोड़ डाला और चंदर के पांव खींचकर खाट के नीचे जमीन पर रख दिए। अरे ये क्या कर रही हो सुधा? चंदर ने कहा, जो मेरे मन में आएगा। बहुत मुश्किल से रूधे गले से सुधा बोली, मुझे किसी का डर नहीं। तुम जो कुछ दंड दे चुके हो उससे बड़ा तो दंड अब भगवान भी नहीं दे सकेंगे। सुधा ने चंदर के पांवों पर फूल रखकर उन्हें चूम लिया और अपनी कलाई में बंधी हुई एक पुड़िया खोलकर उसमें से थोड़ा सा सिंदूर उन फूलों पर छिड़ककर चंदर के पांव पर सिर रखकर चुपचाप रोती रही। थोड़ी देर बाद उठी और उन फूलों को समेटा, अपने आंचल के छोर में उन्हें बांध लिया और उठकर चली, धीमे धीमे निःशब्द। कहाँ चली सुधा? कहीं नहीं। नहीं सुधा, लाओ ये हम रखेंगे। चंदर ने सुधा को रोकते हुए कहा, बेकार है चंदर, कल तक परसों तक ये झूठे हो जाएंगे देवता मेरे। और सुधा सुसकते हुए चली गई। एक चमकदार सितारा टूटा और पूरे आकाश पर फिसलते हुए जाने किस क्षितिज में खो गया। दूसरे दिन 8 बजे तक सारा सामान स्टेशन पहुंच गया था। शंकर बाबू और डॉक्टर साहब पहले ही स्टेशन पर पहुंच गए थे। बाराती भी सब वहीं चले गए थे। कैलाश और सुधा को स्टेशन तक लाने का जिम्मा चंदर पर था। बहुत जल्दी करते कराते भी 9:15 बज गए थे। उसने फिर जाकर कहा। कैलाश और सुधा खड़े हुए थे। पीछे से नाइन सुधा के सिर पर पंखा रखी थी और बुआ जी रचना कर रही थी। चंदर के जल्दी मचाने पर अंत में उन्हें फुर्सत मिली और वह आगे बढ़े। मोटर पर सुधा ने जो ही पाँव रखा कि विनती पाँव से लिपट कर रोने लगी। सुधा जोर से विलक विलक कर रो पड़ी। चंदर ने विनती को छुड़ाया। सुधा पीछे बैठकर खिड़की पर मुंह रखकर सिसकती रही। मोटर चल दी। सुधा मुड़कर अपने घर की ओर देख रही थी। विनती ने हाथ जोड़े तो सुधा चीख कर रो पड़ी, फिर चुप हो गई। स्टेशन पर भी सुधा बिल्कुल शांत रही। सुधा और कैलाश के लिए सेकंड क्लास में एक बर्थ सुरक्षित थी, बाकी लोग ड्योढ़े में थे। शंकर बाबू ने दोनों को उस डिब्बे में पहुंचाया और बोले, कैलाश तुम जरा हमारे साथ आओ। मिस्टर कपूर जरा बहू के पास आप रहिएगा, मैं डॉक्टर साहब को यहाँ भेज रहा हूँ। चंदर खिड़की के पास खड़ा हो गया। शंकर बाबू का छोटा बच्चा आकर अपनी चाची की पास बैठ गया और उनकी रेशमी चादर से खेलने लगा। चंदर चुपचाप खड़ा रहा। सहसा सुधा ने उसके हाथों पर अपना मेहंदी लगा हाथ रख दिया और धीमे से कहा, चंदर।
चंदर ने मुड़कर देखा तो बोली, अब कुछ सोचो मत, इधर देखो। और सुधा ने जाने कितने दुलार से चंदर से कहा, देखो विनती का ध्यान रखना, उसे तुम्हारे भरोसे छोड़ रही हूँ। और सुनो, पापा को रात को सोते वक्त दूध में ओवल्टीन जरूर देना, खाने पीने में गड़बड़ी मत करना। यह महज मत समझना कि सुधा मर गई तो फिर बिना दूध की चाय पीने लगो। हम जल्दी से आ जाएंगे, मम्मी का कोई खत आए तो हमें लिखना। इतने में डॉक्टर साहब और कैलाश आ गए। कैलाश कंपार्टमेंट के बाथरूम में चला गया। डॉक्टर साहब आए और सुधा के सिर पर हाथ रखकर बोले, बेटा आज तेरी माँ होती तो कितना अच्छा होता। और देख, महीने भर में बुला लेंगे तुझे, वहाँ घबराना मत। गाड़ी ने सीटी दी। पापा ने कहा, बेटा अब ठीक से रहना और भावुकता या बचपना मत करना, समझी? पापा ने आंख से रुमाल लगा लिया। विवाह बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है, अब तुम्हारी नई जिंदगी है। अब तक बेटी थी, अब बहू हो। सुधा बोली, पापा तुम्हारा ओवल्टीन का डिब्बा शीशे वाली मेज पर है, उसे पी लिया करना। और पापा विनती को गाँव में मत भेजना, चंदर को अब घर पर ही बुला लो। तुम अकेले पड़ गए और हमें जल्दी बुला लेना। गार्ड ने सीटी दी। कैलाश ने जल्दी से डॉक्टर साहब के पैर छुए, चंदर से हाथ मिला लिया। सुधा बोली, चंदर ये पुर्जा विनती को दे देना, और देखो मेरा नतीजा निकले तो तार देना। गाड़ी चल पड़ी। अच्छा पापा, अच्छा चंदर। सुधा ने हाथ जोड़े और खिड़की पर टिक कर रोने लगी और बार बार आंसू पोंछ पोंछ कर देखने लगी। गाड़ी प्लेटफॉर्म के बाहर चली गई। तब चंदर मुड़ा। उसके बदन में पोर पोर में दर्द हो रहा था। वह कैसे घर पहुंचा उसे मालूम नहीं। चंदर को हफ्ते भर तक होश नहीं रहा। शादी के दिनों में उसे एक नशा था जिसके बल पर वह मशीन की तरह काम करता गया। शादी के बाद इतनी भयंकर थकावट उसके नसों में कसक उठी कि उसका चलना फिरना मुश्किल हो गया। वह अपने घर से होटल तक खाना खाने नहीं जा पाता था, बस पड़ा पड़ा सोता रहता। सुबह 9 बजे सोता, 5 बजे उठता, थोड़ी देर होटल में बैठकर फिर वापस आ जाता, चुपचाप छत पर लेटा रहता और फिर से सो जाता। उसका मन एक उजड़े हुए नीड़ की तरह था जिसके विचार, अनुभूति, स्पंदन और रस के विहंगम कहीं दूर उड़ गए थे। लगता था जैसे वह सब कुछ भूल गया है। सुधा, विनती, पम्मी, डॉक्टर साहब, रिसर्च, थीसिस और सभी कुछ, ये सब चीज़ें कभी कभी उसके मन में नाच जाती, लेकिन चंदर को ऐसा लगता कि ये किसी ऐसी दुनिया की चीज़ें हैं जिसको वह भूल गया है, जो उसके स्मृति पटल से मिट चुकी है। कोई ऐसी दुनिया जो कभी थी, कहीं थी, लेकिन किसी भयंकर जल प्रलय ने जिसका कण कण ध्वस्त कर दिया था। उसकी दुनिया अपनी छत तक सीमित थी। छत के चारों ओर की ऊंची दीवारों और उन 4 दीवारों से बंधे हुए आकाश के चौकोर टुकड़े तक ही उसके मन की उड़ान बंध गई थी। उजाला पाख था। पहले वह लुब्धक तारे की रोशनी देखता, फिर धीरे धीरे चांद की दुधिया रोशनी सफ़ेद कफन की तरह छा जाती और वह थके मन से एक स्वर कहता, और जैसे चांदनी को ओढ़ता हुआ सा कहता, सो जा मुर्दे, सो जा। छठे दिन उसका मन कुछ ठीक हुआ। थकावट जो एक केंचुल की तरह उस पर छाई हुई थी धीरे धीरे उतर गई और उसे लगा जैसे मन में कुछ टूटा हुआ सा दर्द कसक रहा है। यह दर्द क्यों है, कैसा है, यह उसके समझ में नहीं आता था। 5 बजे थे, लेकिन धूप बिल्कुल नहीं थी। पीले उदास बादलों की एक झीनी तह ने ढलते हुए आषाढ़ के सूरज को ढक लिया था। हवा में एक ठंडक आ गई थी। लगता था कि झोंके किसी वर्षा के देश से आ रहे हैं। वह उठा, नहाया और विनती के घर चल पड़ा। डॉक्टर शुक्ला लान में हाथ पर किताब लिए टहल रहे थे। 5 दिनों में जैसे वे बहुत बूढ़े हो गए थे। बहुत झुके हुए से निस्तेज चेहरा, डबडबाई आंखें और चाल में जैसे उम्र थक गई हो। उन्होंने चंदर का स्वागत भी उस तरह नहीं किया जैसे वो पहले किया करते थे। सिर्फ इतना बोले, चंदर,
2 दफ़े ड्राइवर को भेजकर बुलाया तो मालूम हुआ तुम सो रहे थे। अब अपना सामान यहीं ले आओ। और वे बैठकर किताब उलट पलट कर देखने लगे। अभी तक वे बूढ़े थे, उनका व्यक्तित्व तरुण था। आज लगता था जैसे उनके व्यक्तित्व पर झुर्रियाँ पड़ने लगी हैं। उनके व्यक्तित्व की कमर झुक गई थी। चंदर कुछ बोला नहीं, चुपचाप खड़ा रहा। सामने आकाश पर एक अजब सी जर्दी छा रही थी। डॉक्टर साहब ने किताब बंद की और बोले, सुना है कॉलेज के प्रिंसिपल आ गए हैं। जाओ ज़रा उनसे तुम्हारे बारे में बात कराऊं। तुम जाओ। सुधा का ख़त आया है विनती के पास। बुआ जी हैं? चंदर ने पूछा। नहीं, आज ही सुबह तो गई हैं। हम लोग कितना रोकते रहे लेकिन उन्हें कहीं और चैन नहीं पड़ता। विनती को बड़ी मुश्किल से रोका मैंने। और डॉक्टर साहब गैरेज की ओर चल पड़े। चंदर भीतर गया। सारा घर इतना सुनसान था, इतना भयंकर सन्नाटा कि चंदर के रोए रोए खड़े हो गए। शायद मौत के बाद का भी घर इतना नीरव और इतना भयानक न लगता हो जितना यह घर शादी के बाद लग रहा था। सिर्फ रसोई से कुछ खटपट की आवाज़ आ रही थी। विनती, चंदर ने पुकारा। विनती चौके में थी। वह निकल आई। विनती को देखते ही चंदर दंग हो गया। वह लड़की इतनी दुबली हो गई थी कि जैसे बीमार हो। रो रो कर उसकी आंखें सूज गई थी और होठ मोटे पड़ गए थे। चंदर को देखते ही उसने कढ़ाई उतार कर नीचे रख दी और बिखरी हुई लटें सुधार कर आंचल ठीक कर बाहर निकल आई। कमरे से खींचकर एक चौकी आंगन में डालकर चंदर से बहुत उदास स्वर में बोली, बैठिए। घर कितना सूना लग रहा है विनती। तुम अकेले कैसी रहती होगी? चंदर ने कहा। विनती की आंखों से आंसू छलछला आए। विनती, रोती क्यों हो? छी, मुझे देखो, मैं कैसे पत्थर बन गया हूँ। क्यों? तुम तो इतनी अच्छी लड़की हो। चंदर ने विनती के कंधे पर हाथ रखकर कहा। विनती ने आंसू भरे पलके चंदर की ओर उठाई और बड़े ही कातर स्वर में कहा, आप देवता हो सकते हैं लेकिन हर एक तो देवता नहीं है। फिर आपने कहा था आप आएंगे बराबर। पिछले हफ्ते से आए भी नहीं। यह भी नहीं सोचा कि हमारा क्या होगा। रोज़ सुबह शाम कोई भी आता तो हम दौड़कर देखते कि आप आए हैं या नहीं। दीदी आपकी थी, बस उन तक आपका रिश्ता था। हम तो आपके कोई नहीं हैं। नहीं विनती, इतने थक गए थे कि हमें कहीं आने जाने की हिम्मत ही नहीं पड़ती थी। बुआ जी को जाने क्यों दिया तुमने? उन्हें रोक लेती। चंदर ने कहा। अरे वह थी तो रोने भी नहीं देती थी। मैं 2-3 दिन तक रोई तो मुझ पर बहुत बिगड़ी और महाराजिन से बोली, हमने तो ऐसी लड़की ही नहीं देखी। बड़ी बहन का ब्याह हो गया, तुम्हारे जलन के दिन रात आंसू बहा बहा कर अमंगल बनाती है। जब वक्त आएगा तभी शादी करेंगे कि अभी ही किसी के साथ शादी कर दें। विनती ने एक गहरी सांस लेकर कहा, आप समझ नहीं सकते कि ज़िंदगी कितनी ख़राब है। अब तो हमारी तबीयत होती है कि मर जाएं। अभी तक दीदी थी, सहारा दिए रहती थी, हिम्मत बधाए रहती थी। अब तो कोई नहीं है हमारा। छी, ऐसी बातें नहीं करती विनती। महीने भर में सुधा आ जाएगी और माँ की बातों का क्या बुरा मानना। आप लड़की होते तो समझते चंदर बाबू। विनती बोली और जाकर एक तस्तरी में नाश्ता ले आई। लो, दीदी कह गई थी कि चंदर के खाने पीने का ख्याल रखना, लेकिन यह किसको मालूम था कि दीदी के जाते ही चंदर गैर हो जाएंगे। नहीं विनती, तुम गलत समझ रही हो। जाने क्यों एक अजीब सी खिन्नता मन में आ गई थी। कुछ करने की तबीयत नहीं होती थी। आज कुछ तबीयत ठीक हुई तो सबसे पहले तुम्हारे पास आया। विनती, अब सुधा के बाद मेरा है ही कौन सिवा तुम्हारे? चंदर ने बड़े उदास स्वर में कहा। तभी ना उस दिन मैं बुलाती रह गई और आप यह गए वह गए और आँख से ओझल। मैंने तो उस दिन समझ लिया था कि अब पुराने चंदर बाबू बदल गए हैं। विनती ने रोते हुए कहा। चंदर का मन भर आया। गले में आंसू अटक रहे थे, लेकिन आदमी की जिंदगी भी कैसी अजीब होती है, वह रो भी नहीं सकता था। माथे पर दुख की रेखा भी झलकने नहीं दे सकता था, इसलिए कि सामने कोई ऐसा था जो खुद दुखी था और सुधा
कि धाती होने के नाते विनती को समझाना उसका पहला कर्तव्य था। विनती के आंसू रोकने के लिए वह खुद अपने आंसू पी गया और विनती से बोला, लो कुछ तुम भी खाओ। विनती ने मना किया तो उसने अपने हाथ से विनती को खिला दिया। विनती चुपचाप खाती रही और रह रहकर आंसू पोंछती रही। इतने में महाराजी आई। विनती ने चौके के काम समझा दिए और चंदर से बोली, चलिए ऊपर चलें। चंदर ने चारों ओर देखा। घर का सन्नाटा वैसा ही था। सहसा उसके मन में एक अजीब सी बात आई। सुधा के साथ कभी भी वह कहीं भी जा सकता था, लेकिन विनती के साथ छत पर अकेले जाने में जाने क्यों उसके अंतःकरण ने उसे गवाही नहीं दी। वह चुपचाप बैठा रहा। विनती कुछ भी हो, कितनी ही समीप क्यों न हो, विनती सुधा नहीं थी, सुधा नहीं हो सकती थी। नहीं, यही ठीक है, चंदर बोला। विनती गई, सुधा का पत्र ले आई। चंदर का मन जाने कैसा होने लगा। लगता था जैसे अब आंसू नहीं रुकेंगे। उसके मन में सिर्फ इतना आया कि अभी 72 घंटे पहले सुधा यही थी, इस घर की प्राण थी। आज लगता है जैसे इस घर में सुधा थी ही नहीं। आंगन में अंधेरा होने लगा था। वह उठकर सुधा के कमरे के सामने पड़ी हुई कोच पे बैठ गया और विनती ने बत्ती जला दी। खत छोटा था। डॉक्टर चंदर बाबू, क्या तुम कभी सोचते थे कि तुम इतनी दूर होगे और मैं तुम्हें खत लिखूंगी? लेकिन खैर, अब तो घर में चैन की बंसी बजाते होंगे। एक अकेले मैं ही कांटे जैसे खटक रही थी, उसे भी तुमने निकाल फेंका। अब तुम्हें न कोई परेशान करता होगा, न तुम्हारे पढ़ने लिखने में बाधा पहुंचाता होगा। अब तो तुम 1 महीने से 10-12 थीसिस लिख डालोगे। जहाँ दिन में 24 घंटे तुम आँख के सामने रहते थे, वहाँ अब तुम्हारे बारे में एक शब्द सुनने के लिए तड़प उठती हूँ। कई दफ़े तबीयत आती है कि जैसे विनती तुम्हारे बारे में बातें करती थी, वैसे ही इनसे, तुम्हारे मित्र से तुम्हारे बारे में बातें करो। लेकिन ये तो जाने कैसी कैसी बातें करते हैं। और सब ठीक है, यहाँ बहुत आज़ादी है मुझे। माँ जी भी बहुत अच्छी हैं, पर्दा बिल्कुल नहीं करती। अपने पूजा के सारे बर्तन पहले दिन ही हमसे मंजवाएं। देखो, पापा का ध्यान रखना। और विनती को जैसे मैं छोड़ आई हूँ उतनी ही मोटी रहे। मैं महीने भर बाद आकर तुम्ही से विनती को वापस लूँगी, समझे? यह न करना कि मैं न रहूं तो मेरे बजाय विनती को रुला रुला कर कुढ़ा कर मार डालो, जैसी आदत तुम्हारी है। चाय ज़्यादा मत पीना। खत का जवाब फौरन, तुम्हारी सुधा। चंदर ने चिट्ठी एक बार फिर पढ़ी, 2 बार पढ़ी और बार बार पढ़ता गया। हल्के हरे कागज़ पर छोटे छोटे काले अक्षर जाने कैसे लग रहे थे, जाने यह क्या कह रहे थे। छोटे छोटे अर्थात कुछ उनमें अर्थ था जो शब्द से भी ज़्यादा गंभीर था। युगों पहले वैयाकरणों ने उन शब्दों के जो अर्थ निश्चित किए थे, सुधा की कलम से जैसे उन शब्दों को एक अलग अर्थ मिल गया था। चंदर बेसुध था। तन्मय होकर उस खत को बार बार पढ़ता गया और किस समय वे छोटे छोटे नादान अक्षर उसके हृदय के चारों ओर कवच जैसे बौद्धिकता और संतुलन के लौह पत्र को चीरकर अंदर बध गए और हृदय की धड़कनों को मरोड़ना शुरू कर दिया। यह चंदर को खुद मालूम नहीं हुआ, जब तक कि वह उसकी पलकों से एक गर्म आंसू खत पर नहीं टपक पड़ा। लेकिन उसने विनती से वह आंसू छिपा लिया और खत मोड़कर विनती को दे दिया। विनती ने खत लेकर रख लिया और बोली, अब चलिए खाना खा लीजिए। चंदर ने इनकार नहीं किया। महाराज जी ने थाली लगाई और बोली, भैया नीचे अबहिन आंगन धोवा जाई, आप जाके ऊपर खा ले। चंदर को मजबूरन ऊपर जाना पड़ा। विनती ने खाट बिछा दी, एक स्टूल डाल दिया, पानी रख दिया और नीचे थाली लाने चली गई। चंदर का मन भारी हो गया था। यह वही जगह है, वही खाट है जिस पर शादी की रात वह सोया था। इसी के पैताने सुधा आकर बैठी थी अपने नए सुहाग में लिपटी हुई सी। यहीं पर सुधा के आंसू गिरे थे। विनती थाली लेकर आई और नीचे बैठकर पंखा करने लगी। हमारी तबीयत तो है ही नहीं खाने की विनती, चंदर ने भर्राए हुए स्वर में कहा। अरे बिना खाए पिए कैसे काम चलेगा? और फिर आप ऐसा करेंगे तो हमारी क्या हालत होगी? दीदी के बाद आपका कौन सहारा है? खाइए।
और विनती ने अपने हाथ से एक और बनाकर चंदर को खिला दिया। चंदर खाने लगा। चंदर चुप था, वह जाने क्या सोच रहा था। विनती चुपचाप बैठी पंखा झल रही थी। क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं, चंदर ने उतनी ही उदासी से कहा। नहीं बताइएगा? चंदर एक फीकी मुस्कान के साथ बोला, विनती अब तुम इतना ध्यान न रखा करो, तुम समझती नहीं बाद में कितनी तकलीफ होती है। सुधा ने क्या कर दिया है जब वह खुद नहीं समझती? कौन नहीं समझता? विनती ने एक गहरी सांस लेकर बोली। दीदी नहीं समझती या हम नहीं समझते? सब समझते हैं, लेकिन जाने मन कैसा पागल है कि सब कुछ समझकर धोखा खाता है। अरे दही तो आपने खाया नहीं। और वह पूरी लाने चली गई। और इस तरह दिन कटने लगे। जब आदमी हाथ से आंसू मोल लेता है, अपने आप दर्द का सौदा करता है, तब दर्द और आंसू तकलीफ देह नहीं लगते। और जब कोई ऐसा दर्द हो जो आपके दर्द के आधार पर आपको देवता बनाने के लिए तैयार हो और आपके एक एक आंसू पर अपने 100 आंसू बिखेर दे, तब तो कभी कभी तकलीफ भी भली मालूम देने लगती है। लेकिन फिर भी चंदर के दिन जैसे तैसे कट रहे थे। लेकिन अकबर के महल में जलते हुए एक दीपक को देखकर अगर किसी ने जाड़े की रात जमुना के घुटनों घुटनों पानी में खड़े होकर काट दी, तो चंदर अगर सुधा के प्यारे प्यारे खतों के सहारे समय काट रहा था तो कोई ताज्जुब नहीं। अपने अध्ययन में प्रौढ़, अपने विचारों में उदार होने के बावजूद चंदर अपने स्वभाव में बच्चा था, जिससे जिंदगी कुछ भी करवा सकती थी, बशर्ते जिंदगी को यह आता हो कि इस भोले भाले बच्चे को कैसे बहलाया जाए। बहलावे के लिए मुस्काने ही जरूरी नहीं होती, शायद आंसुओं से मन जल्दी बहल जाता है। विनती के आंसुओं में चंदर की सुधा की तस्वीर देखता था और बहल जाता था। वह रोज शाम को आता और विनती से सुधा की बातें करता, जाने कितनी बातें, जाने कैसी बातें, और विनती के माध्यम से सुधा में डूबकर चला जाता था। चूँकि सुधा के बिना उसका दिन कटना मुश्किल था, एक क्षण कटना मुश्किल था, इसलिए विनती उसकी एक ज़रूरत बन गई थी। वह जब तक विनती से सुधा की बात नहीं कर लेता तब तक उसे चैन नहीं रहता, तब तक उसकी किसी काम में तबीयत नहीं लगती। जब तक सुधा सामने रही, कभी भी उसे यह मालूम नहीं हुआ कि सुधा का क्या महत्व है उसकी ज़िंदगी में। आज जब सुधा दूर थी तो उसने देखा कि सुधा उसकी सांसों से भी ज़्यादा आवश्यक थी उसकी ज़िंदगी के लिए। लगता था वह एक क्षण सुधा के बिना जिंदा नहीं रह सकता। सुधा के अभाव में विनती के माध्यम से वह सुधा को ढूंढता था, और जैसे सूरज के डूब जाने पर चांद सूरज की रोशनी उधार लेकर रात को उजियारा कर देता है, उसी तरह विनती सुधा की याद में चंदर के प्राणों पर उजियारी बिखेरती रही। चंदर विनती को इस तरह अपनी सांसों की छांव में दुबकाए रहा जैसे विनती सुधा का स्पर्श हो, सुधा का प्यार हो। विनती भी चंदर के माथे पर उदासी की बादल देखते ही तड़प उठती थी, लेकिन विनती चंदर को हंसा नहीं पाई, चंदर का पुराना उल्लास लौटा नहीं पाई। सांप का काटा हुआ जैसे लहरें लेता है, वैसे ही चंदर की नशों में फैला हुआ उदासी का जहर रह रहकर चंदर को झकझोर देता था। उन दिनों 2-2, 3-3 दिन तक चंदर कुछ नहीं करता था, विनती के पास भी नहीं जाता था, विनती के आंसुओं की भी परवाह नहीं करता था, खाना नहीं खाता था और अपने को जितनी तकलीफ़ हो सकती थी देता था। फिर जो ही सुधा का खत कोई आता था वह उसे चूम लेता और फिर स्वस्थ हो जाता। विनती चाहे जितना करे, लेकिन चंदर की इस भयंकर उदासी की लहरों को चंदर से छीन नहीं पाई थी। चांद कितनी कोशिश क्यों न करे, वह रात को दिन नहीं बना सकता। लेकिन आदमी हंसता है, दुख दर्द सभी में आदमी हंसता है। जैसे हंसते हंसते आदमी की प्रसन्नता थक जाती है, वैसे ही कभी कभी रोते रोते आदमी की उदासी भी थक जाती है और आदमी करवट बदलता है ताकि हंसी की छाँव में कुछ विश्राम कर वह फिर आंसुओं की एक कड़ी धूप में चल सके।